नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का एक प्रश्न पत्र करेंगे। आरपीएससी 2013 लेक्चरर भर्ती का हिंदी का ये पेपर है और इसमें हम वो प्रश्न करेंगे जो हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य के व्याकरण के जो इसमें प्रश्न थे वो अधिकतर जो है इसमें बहुत से प्रश्न जो है वो डिलीट भी हो गए थे, उस समय डिलीट किए थे आरपीएससी ने। तो जो आरपीएससी के जो लेक्चरर के साहित्य के जो प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर करेंगे और वो ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं, जो इसमें हमें साफ पता चल जाएगा। इससे पहले हमने जो कुछ पेपर अभी सेट के जो सोल्व किए हैं, हल किए हैं, उनसे भी बहुत से प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जबकि वो पेपर इससे जस्ट पहले के हैं। देखिए, इसमें 56 नंबर के प्रश्न से साहित्य शुरू होता है। 55 प्रश्न तक उच्च माध्यमिक स्तर चलता है, जिसमें व्याकरण और किताबें चलती थी पहले, उनके प्रश्न हैं। फिर 56 से लेकर ये 110 तक जो है वो साहित्य के स्नातक स्तर के प्रश्न हैं और फिर 10 प्रश्न जो है वो स्नातकोत्तर स्तर के। इस तरह से पाठ्यक्रम था। तो 56 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? तो आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था और ये प्रश्न जो है ये बहुत बार जो है वो परीक्षाओं में रिपीट हुआ प्रश्न है। 57 का प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा गया है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो शंभू को कहा गया है। 58 का प्रश्न है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, यह कथन किसका है? तो ये अमीर खुसरो का कथन है। अमीर खुसरो ने ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये प्रश्न कोई एक बार नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। 59 नंबर का प्रश्न देखो, आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? तो वो राउल वेली रचना है, जो कि गद्य और पद्य चंपू शैली में लिखी गई एक रचना है। एक शिलांकित रचना है, नक्शिक वर्णन, सौंदर्य वर्णन इसके अंदर है। रोड़ा कवि की ये रचना है, आदिकालीन रचना है। पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी, यानी एक चंपू रचना है, हमें ये तो पता है, शिलांकित है ये भी पता है, रोड़ा कवि की रचना ये भी पता है। तो ये प्रश्न भी जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप सुरेन हिंदी क्लास के नाम से ही आप उस पर देख सकते हैं। आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, आदिकाल की प्रवृत्तियों की जब बात आती है तो इसमें रासो साहित्य की बात है। तो आदिकाल के अंदर जो है वो युद्धों का सजीव चित्रण तो था, व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन का चित्रण भी रासो साहित्य में है, लेकिन राष्ट्रीयता नहीं है। ये आदिकाल की विशेषता नहीं है, राष्ट्रीयता उसमें संकुचित थी। तो व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण गलत है। इसमें व्यापक नहीं, राष्ट्रीयता थी तो वो संकुचित मात्रा में थी। तो विलासितापूर्ण सामंती जीवन का वर्णन भी इसमें है। तो कथन सही नहीं है, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण सही नहीं है। एक बार नहीं, अनेक बार आया हुआ ये प्रश्न है। अब देखिए, हमें इसमें यही देखना है कि प्रश्न जो है वो फिर वापस घूम घूम कर वही आते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है इससे पहले हमने प्रश्न पत्र किए हैं, वो सेट के प्रश्न पत्र थे आरपीएससी के, जिससे प्रश्न बहुत से इसमें रिपीट हुए हैं। उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना गया है? तो वो तो रामानंद है। ये सीधा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संत या भक्त का संबंध निर्गुण काव्य धारा से नहीं था? निर्गुण काव्य धारा से नहीं था तो वो आएगा कुंभनदास। कुंभनदास तो अष्टछाप का कवि था। अष्टछाप विठलाचार्य ने 1565 में जो है वो स्थापना की थी, उसका कवि था कुंभनदास। गुरु नानक देव, दादू दयाल और मलुकदास जो है ये संत काव्य धारा की, निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। देखिए, 63 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्त गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं है? ये हमें ध्यान में रखना है। अष्टछाप की स्थापना इन्होंने की थी विठलनाथ ने, और 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य के थे, 4 शिष्य इनके थे। तो इनके कौन से 4 शिष्य थे, इनके पिता के कौन से 4 शिष्य थे? वो 8 कवियों के नाम हमें याद होना चाहिए। गोविंद स्वामी था, चतुर्भुज दास था, कुंभनदास नहीं था। कुंभनदास अष्टछाप का कवि तो था, लेकिन विठलनाथ का शिष्य न होकर ये वल्लभाचार्य का शिष्य था।
और छित स्वामी भी विठलनाथ का था। अब देखिए 64 का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना प्रेमाख्यान परंपरा प्रेम मार्गी से संबद्ध नहीं है? तो मृगावती तो है, मधुमालती भी है, और माधवानल कामकंदला भी है, संदेश रासक। अब देखिए इसमें प्रेमाख्यान परंपरा से संबंधित नहीं है, कौन सी नहीं है? तो वो संदेश रासक आएगी। अब्दुल रहमान की ये रचना है, तो ये जो है वो संदेश रासक जो है ये प्रेमाख्यान परंपरा की रचना नहीं है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं, तो पुष्टि मार्ग जो है ये वल्लभाचार्य इसके संस्थापक आचार्य थे। अष्टछाप की स्थापना जो है वो विठलनाथ ने की थी, पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है वो वल्लभाचार्य ने की थी। 66 का प्रश्न है, 66 का प्रश्न है कि तुलसीदास की कौन सी रचना कवित्त सवैया पद्धति के अंतर्गत आती है? ऐसा कोई पेपर ही नहीं होता है जिसमें तुलसीदास की रचनाओं से संबंधित प्रश्न आए, तो निश्चित रूप से हमें पढ़ लेने चाहिए, चाहे भाषा से संबंधित आए चाहे अन्य बात से संबंधित आए। कवित्त और सवैया पद्धति में इसमें जो प्रश्न आएगा वो आएगा कवितावली। कवितावली जो इनकी जो किताब है उसके अंदर जो है वो कवित्त और सवैया पद्धति के अंदर वो लिखी गई है। कबीर का प्रश्न हर बार पूछा जाने लगा है और सीधा सा प्रश्न यही आता है कि इनसे संबंधित कथन कौन सा नहीं है, संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हर बार प्रश्न आने लग गया है। राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, ये गलत है। देखिए क्योंकि राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी ये गलत है, क्योंकि वो निर्गुण काव्य धारा का कवि था। कबीर जो है वो संत काव्य की निर्गुण काव्य धारा का कवि था। राम और कृष्ण कहाँ से आ गए उसमें? वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते हैं, ये सही है। अद्वैतवाद से प्रभावित थे, ये भी सही है। माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना है, ये भी सही है। तो वो इनके प्रश्न सरल ही माना जाएगा ये, क्योंकि ये हमें पता है कि वो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, राम और कृष्ण से उन्हें मतलब नहीं था। भक्ति काल की किस शाखा में ईश्वर की कल्पना सभी रूप में की गई है? देखिए ईश्वर की कल्पना जो है वो सभी रूप में की गई है, ये प्रश्न जो है वो गलत प्रश्न है, ये डिलीट प्रश्न है। 69 का प्रश्न है, संत मत की साधना क्या कहलाती है? तो संत मत की साधना जो है वो सहज साधना कहलाती है, ये ध्यान में रखना है हमें। 70 का प्रश्न है, सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सगुण और निर्गुण भक्ति की दृष्टि में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? यानी दोनों ही गुरु के महत्ता स्वीकार करते हैं, ये सही है। दोनों ही सत्संगति पर बल देते हैं, ये भी सही है। दोनों ही तीर्थाटन पर जोर देते हैं, ये गलत है। ये दोनों तीर्थाटन पर जोर नहीं देते हैं, दोनों ही नाम स्मरण की महिमा स्वीकार करते हैं, ये भी सही है। ये कथन जो है वो गलत है। सगुण और निर्गुण दोनों तीर्थाटन पर जोर नहीं देते हैं। 71 का प्रश्न है, केशव दास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आती है? लक्षण ग्रंथ वह ग्रंथ है जो रीति परंपरा के अनुसार है, जैसे रसिक काव्य में है, कवि प्रिया भी है, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो शास्त्र सिखाने के लिए लिखी गई रचनाएं थी। छंदमाला में छंद का वर्णन है, सीधा है। विज्ञान गीता जो है वो लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं है इनकी। भाषा भूषण का प्रश्न तो कोई परीक्षा नहीं जिसमें चूक जाए। भाषा भूषण एक अलंकारिक ग्रंथ है और भाषा भूषण के रचयिता महाराजा जसवंत सिंह थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का ये ग्रंथ है। 73 का प्रश्न है, समझे कवित्त वन घन आनंद की। अब देख लीजिए जब ये पेपर हुआ उससे जस्ट पहले सेट की परीक्षा हुई थी अंतिम बार राजस्थान में आरपीएससी में, तब ये उसमें भी प्रश्न आया था, लेकिन उसमें इसका उत्तर घनानंद था और इसमें उसका उत्तर ब्रजनाथ है। अंतर ये है कि समझे कवित घन आनंद की ही आखिन नेह की नीर तकी, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है ब्रजनाथ का, और ये किससे संबंधित है? ये घनानंद से संबंधित है। ये ब्रजनाथ इनका शिष्य था घनानंद का, तो ये ब्रजनाथ का कथन है और ये संबंधित है घनानंद से। यदि प्रश्न ऐसा है, ये आया हुआ है ही आंखन नेह की पीर तकी, किससे संबंधित है? घनानंद से। जब ये विकल्प ही नहीं है उसमें, तो कथन है किसका? वो ब्रजनाथ का कथन है।
इससे जस्ट पहले परीक्षा हुई थी सेट की अंतिम परीक्षा, तब ये प्रश्न आया था, और फिर उसके बाद में ये 2013 वाली जो परीक्षा हुई इसमें ये प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? अब रीति मुक्त धारा देखिए, रीति मुक्त घनानंद है, आलम है, ठाकुर है, पद्माकर नहीं है। पद्माकर जो है वो रीतिबद्ध कवि है, रीति मुक्त नहीं है। देखिए, रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता हैं, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, नगेंद्र का ग्रंथ है, बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। छिहत्तर का प्रश्न है, इनमें से किस लक्षण ग्रंथ के लेखक भिखारी दास हैं? भिखारी दास के इस ग्रंथ का प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। काव्य निर्णय ग्रंथ के लेखक जो है वो भिखारी दास हैं। देखिए, स्वतंत्रता का प्रश्न है, रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस ग्रंथ को आधार बनाया था? ये प्रश्न भी कोई एक बार नहीं, बहुत बार आया हुआ है। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को जो है वो आधार बनाया था, ये इन्होंने अपने इतिहास में ही लिखा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1800 ईस्वी में हुई थी। इससे पहले जो पेपर हुआ उसमें आया था कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? अगली बार प्रश्न आ गया, कहाँ हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में है? 16 भागों में है ये इतिहास, और इसके भागों के प्रश्न भी अब आने लग गए हैं, तो ये आप देख कर जाएं इसको। इसका प्रश्न जो है वो बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। उपन्यास और उपन्यासकार के इन युग्मों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब देखिए, इनमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें त्यागपत्र सही नहीं है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है, झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है, इलाचंद्र जोशी का नहीं है। 81 का प्रश्न है, उदंड मार्तंड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो वो पंडित जुगल किशोर ने जो है इस पत्र को निकाला था। प्रश्न पत्र देखिए 82 का कि हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ। इस उद्धरण में किस पत्रिका की ओर संकेत है? तो इसमें हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका की ओर संकेत है। हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी। निम्नलिखित में से कौन सी नाट्य रचना भारतेंदु की नहीं है? तो भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी भी है, प्रेम जोगिनी भी है। मयंक मंजरी इनकी रचना नहीं है। मयंक मंजरी जो है ये किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है ये। आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना शुक्ल जी ने किसे माना है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना जो है वो गद्य के आविर्भाव को माना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं। सारे प्रश्न तो ज्यों के त्यों कैसे आ जाएंगे, लेकिन 5-7 प्रश्न भी यदि रिपीट होते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो हमें मिलता है उसका। देखिए 85 का प्रश्न, मिलजुल मन उपन्यास किसका है? टेलीग्राम ग्रुप पे इसको डाल देंगे PDF को, सुरेन हिंदी क्लास के नाम से। मिलजुल मन उपन्यास किसका है, ये प्रश्न क्यों आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिलजुल मन जो उपन्यास है ये मृदुला गर्ग का है, और उस समय इन्हें हाल ही में पुरस्कृत किया गया था। जब ये पेपर हुआ उसी वर्ष ये उपन्यास पुरस्कार मिला था इसको, और इसलिए इसका ये प्रश्न आया था। इसलिए हाल ही में जिन्हें पुरस्कार मिलता है वो रचनाएं भी हमें याद होनी चाहिए कि किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसे व्यास पुरस्कार मिला। उसके पर सारे प्रश्न पत्र, ये सारे प्रश्न डाले हुए हैं और पुरस्कारों के भी डाले हुए हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखिए, प्रसाद सवर्णधुली सही नहीं है, क्योंकि सवर्णधुली जो रचना है ये तो पंत की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। निराला की तुलसीदास है, दिनकर की रश्मिरथी है, और महादेव वर्मा की सांध्य गीत रचना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखिए, प्रसाद का चंद्रगुप्त है, मोहन राकेश का आधे अधूरे है, लक्ष्मी नारायण का स्कंदगुप्त नहीं है, ये भी प्रसाद का ही एक नाटक है स्कंदगुप्त। भारतेंदु के भारत दुर्दशा जो है वो नाटक है। देखिए, व्योमकेश दरवेश को समझ लीजिए अच्छे से, इसका प्रश्न हर बार आता है और नेट में भी आया हुआ है, RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी 2 बार आया हुआ है, और सेट में भी इसका प्रश्न आया हुआ है। व्योमकेश दरवेश, विभिन्न स्टेटों की जो सेट एग्जाम अब होते हैं उनमें भी ये प्रश्न आता है। व्योमकेश दरवेश जो है वो एक जीवनी है, जीवनी है
विश्वनाथ त्रिपाठी की लिखी हुई जीवनी है। किसकी जीवनी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी। उस समय क्यों आया था परीक्षा में? क्योंकि व्यास पुरस्कार 2013 इसको मिला था इस रचना के लिए। व्यास पुरस्कार 2013 इसको मिला था। विश्वनाथ त्रिपाठी की ये रचना है, जीवनी विधा में लिखी हुई है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर केंद्रित है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद में लगातार ये प्रश्न जो है वो आ ही रहा है किसी न किसी रूप में। कौन सी विधा में है, इसके लेखक कौन है, किस पर केंद्रित है, पुरस्कार कौन सा मिला, कब मिला, इनमें से कौन सी रचना दलित साहित्य के अंतर्गत आती है। अब इसमें देखिए, अन्या से अनन्या रचना का नाम है। अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जो कि दलित साहित्य के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न का उत्तर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, आत्मकथा है। तमस एक उपन्यास है जो कि भीष्म साहनी का है। और गुड़िया भीतर गुड़िया एक आत्मकथा है जो मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। 90 का प्रश्न देखिए कि इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है। तो तार सप्तक जब अकेला लिखा है तो उसका मतलब है प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ वो। तो उसमें अज्ञेय भी था, रामविलास शर्मा भी था, मुक्तिबोध भी था, रघुवीर सहाय जो है वो उसमें नहीं था। किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो वो नगेंद्र ने कहा है। नगेंद्र ने जो है, ये कथन कितनी बार रिपीट होता है परीक्षाओं में। इनमें से किस आलोचक को तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्धि मिली है? तुलनात्मक आलोचना के लिए पंडित पदम सिंह शर्मा को जो है वो प्रसिद्धि मिली हुई है। आधुनिक काल में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता जो है वो महीप सिंह हैं। महीप सिंह इसके आंदोलन के प्रणेता हैं। 94 का प्रश्न है कि इन उपन्यासकारों की प्रवृत्ति, ये देख लीजिए, इन उपन्यासकारों की प्रवृत्तियों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो श्रीलाल शुक्ल व्यंग्यात्मकता ये सही है। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिकता ये भी सही है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिकता ये भी सही है। जैनेन्द्र यथार्थवादिता सही नहीं है क्योंकि जैनेन्द्र गांधीवादी विचारधारा का साहित्यकार था, तो ये इसकी विशेषता जो है वो मेल नहीं खाती है इसमें। देखिए 95 का प्रश्न है, साहित्य विधा और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो साहित्य विधा में आत्मकथा आवारा मसीहा सही नहीं है। ये क्या है? ये जीवनी है, आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा नहीं है, जीवनी है, जो कि 1973 में पूरी हुई और मार्च 1974 में प्रकाशित हुई। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं और शरतचंद्र के जीवन पर केंद्रित है। प्रश्न घुमा फिरा कर आता ही रहता है इसका। रेखाचित्र अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। और उपन्यास क्रू क्रू स्वाहा जो है ये मनोहर श्याम जोशी का एक उपन्यास है। 96 का प्रश्न है, काव्य संग्रह उनके रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो धूमिल संसद की सड़क तक सही है। अज्ञेय आंगन के पार द्वार सही है। और कुंवर नारायण काठ की घंटियां गलत है। ये कुंवर नारायण काठ की घंटियां का लेखक नहीं है। काठ की घंटियां जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक रचना है। और धर्मवीर भारती की कणु प्रिया रचना है जो कि कृष्ण और राधा के जीवन पर है। देखिए इसमें कणु का अर्थ कृष्ण है और प्रिया का अर्थ राधा है। कणु प्रिया कृष्ण भक्ति की रचना कह सकते हैं। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार जो कि 3 या 3.5 पेज के अधिकतम होते हैं, बहुत ही सुंदर निबंध होते हैं और भारतीय संस्कृति से संबंधित ज़्यादातर ये निबंध होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार है, ललित निबंधकार। कुबेरनाथ राय भी ललित निबंधकार है। विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंधकार है। नंद दुलारी वाजपेयी एक अच्छे समीक्षक थे, आलोचक थे, ललित निबंधकार नहीं थे। इनमें से कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबद्ध है? तो भारत पाक त्रासदी से संबंधित तमस है। तमस भीष्म साहनी का लिखा हुआ उपन्यास है जो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। मृगनयनी वृंदावन लाल का लिखा हुआ एक उपन्यास है। अपने अपने अजनबी अज्ञेय का लिखा हुआ उपन्यास है। मुर्दों का टीला रंग राघव का लिखा हुआ एक उपन्यास है। तमस जो है वो भारत विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित भीष्म साहनी का उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। तो आधा गांव जो है वो राही मासूम रजा का एक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, राही मासूम रजा। 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए
कि इनमें से कौन सी पत्रिका राजस्थान से प्रकाशित नहीं होती है? तो मधुमती होती है, शेष होती है, संबोधन होती है। ज्ञानोदय जो है वो ज्ञानोदय और नया ज्ञानोदय ये दोनों ही पत्रिकाएं राजस्थान से बाहर प्रकाशित होती हैं। लक्षणा शब्द शक्ति देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कितना अच्छा प्रश्न है। सब पूछते हैं कि शब्द शक्ति के प्रश्न कैसे आएंगे। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कथन नहीं है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना बिल्कुल सही है, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है। मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना यह भी सही है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना यह गलत है। अन्य अर्थ से मुख्य अर्थ का कोई संबंध नहीं है, ये गलत है, ये ही उत्तर आएगा। रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना ये भी सही है। ये 3 नंबर का इसका उत्तर होगा। ये कथन लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित नहीं है। 102 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित उक्तियों में व्यंजना शक्ति से संबंधित कथन सही नहीं है। अब व्यंजना शक्ति का आ गया है। व्यंजना शक्ति में ये बता रहा है कि व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। बिल्कुल सही बात है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को पीछे छोड़ देती है व्यंजना शब्द के। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं, ये भी सही है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर आधारित रहती है, ये गलत है। केवल शब्दों पर आधारित नहीं रहती है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, ये भी सही है। तो 3 नंबर का कथन जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित नहीं है। ये देखिए 103 नंबर प्रश्न हमारा सिलेबस से में नहीं है। ये अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार इसका उत्तर है जो सिलेबस से हटा दिया गया है। 104 नंबर का प्रश्न है जो अलंकार से संबंधित है और बार बार ये आया हुआ उदाहरण है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म विधि नाना। तो पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार जो है वो इसमें है। ये देखिए रोला छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं? तो निश्चित रूप से 11 और 13 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राएं जो है होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं और कुल मिलाकर एक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं। जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो उसमें कौन सा गुण होता है? तो उसमें तो प्रसाद गुण होता है। जिसमें सहजता है, सरलता है, स्वच्छता है, प्रसाद गुण है। देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव है, विभत्स रस का स्थायी भाव है तो वो जुगुप्सा है। कितना सरल प्रश्न आया हुआ है। 108 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से स्थायी भाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रतिकूल परिस्थितियों में यह तिरोहित हो जाता है, गलत है, ये सही नहीं है। इससे संबंधित यह कथन गलत है, यही इसका उत्तर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्थायी भाव हमेशा स्थायी रहता है, तभी स्थायी भाव कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वह तिरोहित हो जाता है, गायब हो जाता है, ऐसा नहीं है। यह रस का प्रमुख अवयव है, ये सही है। यह हरेक सहृदय के अंतःकरण में स्थित रहता है, ये भी सही है। स्थायी भाव ही रस तव को प्राप्त होता है, ये भी सही है। प्रश्न देखिए किस प्रकार से आए हुए हैं। आधुनिक हिंदी कवियों में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन कवि विख्यात है? तो ये तो मुक्तिबोध है। फैंटेसी का प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। अंधेरे में इनकी रचना है, फैंटेसी शैली में लिखी गई है और ये प्रश्न नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। प्रतीक को सिलेबस से हटा दिया गया है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य के विषय में यह कथन किस आचार्य का है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ का है, 17वीं शताब्दी से संबंधित है। रस गंगाधर इनके ग्रंथ का नाम है, रस गंगाधर ग्रंथ का नाम है। और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंक्ति बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुई है। देखिए भुक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो भुक्तिवाद जो है ये भट्टनायक का सिद्धांत है। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता का नाम कौन है? तो मम्मट की रचना है। मम्मट जो है वो काव्य प्रकाश के लेखक हैं। 114 नंबर का प्रश्न है। हम 120 नंबर प्रश्न तक पढ़ेंगे, हिंदी वहाँ तक पूरी हो जाएगी। निम्नलिखित में से रस और स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ये देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, सही नहीं है।
तो करुण रस का शोक स्थायी भाव सही है, श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव सही है, अद्भुत रस का विस्मय सही है, वीर रस का क्रोध गलत है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो क्रोध नहीं होता है, उत्साह होता है। ये देखिए 115, काव्य हेतु की चर्चा करते हुए भारतीय आचार्यों ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है? तो किस तत्व को काव्य हेतु की दृष्टि में प्रतिभा को सबसे ज्यादा महत्व जो है वो दिया गया है? 116 नंबर का प्रश्न है साधारणीकरण से। कहता है कि काव्य का साधारणीकरण स्वीकार करते हुए वे आलंबत्व धर्म को साधारणीकरण पर अधिक बल देते हैं। कहता है कि काव्य का साधारणीकरण स्वीकार करते हुए भी वे आलंबत्व धर्म के साधारणीकरण पर अधिक बल देते हैं। इस उद्धरण में वे शब्द किसके लिए, किस विद्वान के लिए आया है? तो वो रामचंद्र शुक्ल के लिए आया है, क्योंकि वो ही आलंबत्व धर्म के को साधारणीकरण मानते हैं। ये प्रश्न देखो रिपीट हुआ है, 2013 की ये भर्ती है, 2013 की ही सेट एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया था। फिर 2013 की आरपीएससी हुई बाद में, तो उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हो गया। ध्वनि सिद्धांत व्याकरणों के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये मैंने प्रश्न पत्र करवा दिए सेट के कुछ एग्ज़ाम, तो उसमें से बहुत से प्रश्न जो है बाद की परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। ध्वनि सिद्धांत व्याकरणों के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो वो स्फोटवाद पर आधारित है। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का सिद्धांत है। देखिए लॉन्जाइन्स के अनुसार शैली का महत्तम गुण कौन सा है? तो महत्तम गुण की बात आती है तो उदात्त तत्व है, क्योंकि लॉन्जाइन्स उदात्त तत्व का सिद्धांत ही इनका है। तो उदात्त तत्व या उदात्त काव्य जो है वो इसका महत्तम गुण है। 119 प्रश्न देखिए अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं अरस्तु। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है, ये भी सही है, क्योंकि वो कहते हैं कि अनुकरण जो है वो पुनः सर्जन होता है, तो वो सर्जन क्रिया है। 3 नंबर का है कि अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, ये बात भी बिल्कुल सही है इनकी। और 4 नंबर का कथन है कि अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है, ये गलत है, क्योंकि भिन्न है। अरस्तु और प्लेटो का जो मत है वो भिन्न है, एक नहीं है। तो ये जो है ये इसमें इसका उत्तर आ जाएगा। 120 अंतिम क्वेश्चन है ये इसका पेपर का, कि यह संभव नहीं है कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्य और विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एवं अमर रचना कर सके। यह विचार किस पश्चिमी आलोचक का है? तो देखिए अमर रचना की बात आती है तो इसका मतलब है उदात्त रचना, श्रेष्ठ रचना। तो उदात्त तत्व का सिद्धांत किसका है? लॉन्जाइन्स का। तो ये इसी का उत्तर जो है वो लॉन्जाइन्स आएगा। तो ये 120 प्रश्न जो है जो साहित्य और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्न जो है वो हमने यहाँ पढ़े हैं। हम फिर मिलेंगे कल निश्चित रूप से अच्छे बिंदु के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए